बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आपको पता ही है कि 15 और 16 ये 2 दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस है और 17 और 18 तारीख जो बताई गई है, इन 2 तारीखों पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमत जो कल बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नंबर गेम उनके पास पूरा हो गया है, क्योंकि कल मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी हम आहंगी पैदा हो गई है जो आईनी तरमीम है उनके हवाले से, और वो खबर टीवी चैनलों पर बहुत ज़्यादा चलवाई गई। और ये खबर इसलिए चलवाई जा रही है क्योंकि इस वक्त मुसलसल तहरीक इंसाफ के MNAs को, सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको रिकॉर्ड पर रखने के लिए मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर सरेंडर कर चुके हैं, ये कंफर्म है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत हलचल है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो उसी शख्सियत पर लग रहा है जिसने सेनेटर्स को सारा उसने मैनेज करना था कि कोई सेनेटर हमारा ना टूटे, और अब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये आ रहा है कि ये मिले हुए हैं और यही नंबर गेम हुकूमत का पूरा करवा रहे हैं सेनेट के अंदर। तो कल हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जनाब अब तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त मैनेज किए जा रहे हैं, जिनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये बार बार आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी जाएगा वो पैसे के इवज़ जाएगा, वो डील करके जाएगा, वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर जाएगा। कोई भी इस वजह से नहीं जाएगा कि मेरे साथ ये कर दिया तो मेरे साथ वो कर दिया। ये सब झूठ होगा, ये सब बकवास होगा, ये सब फ्रॉड होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त आज 15 तारीख हो गई है, कल कौमी असम्बली का इजलास है नहीं, 16 को इजलास होना है, जाहिर है 17 या 18 को, और मैक्सिमम 24 तक का टाइम है। 25 को काजी साहब रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर इस मौके पे कोई भी तहरीक इंसाफ का MNA या सेनेटर खुल के सामने आ जाता है और बताता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया, मेरे साथ ये सानिया हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ये मेरे साथ ये हो गया, तो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ज़बरदस्ती तोड़ना या साथ मिलाना नामुमकिन है। इस वक्त जब नजर आ रहा है सबको कि गिन के टोटल 7 दिन आपने रेजिस्ट करना है, आपने खड़े रहना है, आपको फाइल दिखाई जाती है या आपको वीडियो दिखाई जाती है। अब ये वीडियो स्टूडियोज वाला मामला पुराना हो गया, ये कोई चक्कर नहीं है। जो खड़ा हो जाएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो 6-7 दिन गुजारना कोई मसला नहीं है। अगर किसी की फैमिली के साथ कोई इशू है तो 7 दिन बर्दाश्त कर ले। देखें, अगर लोगों ने मतलब जितने ये इस वक्त PTI के MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, इनकी अपनी क्या हैसियत है? इनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। तहरीक इंसाफ एक बड़े अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो बाद में उनको बहुत ज्यादा बुलाया गया। उनको एक आ गया कि आप इलेक्शन लड़ें, आप इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट से इलेक्शन लड़ें। फिर उनको कहा कि चलें आप आज़ाद लड़ें। उन्होंने कहा कि बात सुने, वोट है इमरान खान का, ये इलेक्शन इमरान खान का है, 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान का है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। और उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर को इमरान खान ने टिकट दे दिया तो मेरा ड्राइवर मुझसे जीत जाएगा। ये हालात हैं ग्राउंड के ऊपर, लिहाजा मैंने नहीं लड़ा उन्होंने इलेक्शन। तो ये जितना वोट पड़ा है सबको इमरान खान के नाम पे पड़ा है। तो जो भी इस टाइम इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, जो गद्दारी करेगा, उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये बाद में कोई नहीं सुनेगा मेरे साथ ये मसला हो गया था तो मेरे साथ वो मसला हो गया। सब झूठ है, सब बकवास है, किसी के साथ कोई मसला नहीं है। और फिर जब तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को बारहा ये कहा गया कि आप सेनेटर को तो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, MNA को सिक्योर कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि जिन सेनेटर्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था उनमें से अगर कोई सेनेटर पाकिस्तान वापस आया है तो क्यों आया है? क्या पार्टी को बता क्या है? कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा मसला? अब उनमें से कोई सेनेटर जिनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, कोई सेनेटर ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये मसला हो गया तो इसलिए मैंने वोट दे दिया। ये बयानियां बुलशिट होगा, ये बकवास होगा, ये झूठ होगा, ये फ्रॉड होगा। मुलाकातें सबको पता है कि इस वक्त जो है वो ये जो अभी मियां नवाज शरीफ लाहौर गए हैं, वो क्यों गए हैं? मरियम नवाज शरीफ, और किस तरह से किसको कहा गया कि जाके उनको मिल लें और आपको न्यूली एडजस्ट करेगी, आपके साथ कमिटमेंट देगी, और किसको जरदारी के पास भेजा गया, बिलावल को किसके पास भेजा गया, सारी बातें बाखबर लोगों को पता है। कोई सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर सख्ती है वो सब डट के खड़े हुए हैं, जिनके घरों पे छापे पड़े हैं वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और नजर आ रहा है कि अब 2-4-5 दिन की गेम है और ये कोई यानी कोई मुहावरतन बात नहीं हो रही कि कोई 7 दिनों की गेम है, ये तो प्रैक्टिकल है। 17-18 को इजलास ये बुला रहे हैं, 17-18 गिन लें, 7 दिन की गेम है, 24 तक आपने रजिस्ट करना है। उसके बाद अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर गेम खत्म है इनकी। और दूसरी बात यह कि मौलाना साहब का कल बड़ा अहम एक खिताब आया है, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उससे यह अंदाजा होता है कि हुकूमत के दावे गलत है कि मौलाना साहब हुकूमती जो मसौदा है उसके ऊपर वोट देने जा रहे हैं। और ये परसेप्शन टीवी चैनल्स के जरिए इसलिए बनवाई जा रही है कि PTI के जो सेनेटर्स हैं, जो MNAs हैं, जिनको मैनेज किया हुआ है, उनको कहा जा रहा है कि देखो ना आईनी तरमीम तो होने जा रही है, मौलाना भी मान गए, तुम लोग अपना नुकसान करोगे, तुम लोग नहीं वोट दोगे, तुम अपना नुकसान करोगे, आईनी तरमीम तो हो जाएगी, तुम नहीं भी वोट करोगे तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी फिर सियासत खत्म हो जाएगी, इमरान खान की सियासत वैसे खत्म हो रही है। और ये सारी वो बातें जो 9 मई के बाद कही गई थी वो सारी वही की जा रही है कि इमरान खान इज नो मोर, इमरान खान खत्म, इमरान खान की कोई सियासत नहीं है। और भाई सियासत इस मुल्क में इमरान खान की, इमरान खान की पार्टी की कंप्रोमाइज लीडरशिप से ऐलान कराए बगैर तो आप SEO नहीं करवा सकते थे। उन्होंने ऐलान किया तो आपकी सांस में सांस आया कि चलें अब हम SEO करवा सकते हैं। इमरान खान ही इस वक्त वो शख्सियत है जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है, जिसके पास अवामी मैंडेट है। ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास हथियार होता है, ताकतवर वो नहीं होता जिसने किसी जगह पे नाजायज कब्जा किया हो, ताकतवर वो नहीं होता जो डंडे के जोर पे कोई चीज मनवा रहा हो या मतलब डरा रहा हो। ताकतवर पाकिस्तान में वो सियासतदान होता है जिसके पीछे आवाम खड़े और आवाम इमरान खान के पीछे खड़े। ये जरूर इमरान खान की बदनसीबी और बदकिस्मती है कि उसकी जो बाहर लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है। मुझे एक सवाल का जवाब दें, 4 अक्टूबर की कॉल थी, 4 अक्टूबर से लेके आज 15 अक्टूबर है, कल रात पहली मरतबा 4 अक्टूबर के बाद बैरिस्टर गौहर साहब का वीडियो पैगाम आया है। 4 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर की रात तक बैरिस्टर गौहर साहब का एक वीडियो पैगाम या कारकुनान से खिताब मैंने नहीं देखा। अगर हो तो मुझे जरूर गाइड कीजिएगा। अगर उनका 4 अक्टूबर के बाद पहला वीडियो पैगाम आया है तो क्या है?
एहतजाज मौखर करने का पैगाम आया है। वो कि इस पे मैं लास्ट वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है, क्यों ये एहतजाज मौखर हुआ, पस पर्दा क्या चल रहा है, और वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। लेकिन ये फिर इसी तरह से अली मीर गंडापुर का 4 अक्टूबर के बाद जो उनकी स्पीचेस आई हैं वो आपने सुन ली है केपी की असेंबली में। उसके अलावा इमरान खान के मामले में कोई एक एग्रेसिव बयान उनका नहीं है। वो अली मीर गंडापुर जिन्होंने वफाकी हुकूमत को पीटीएम के गैज़ गज़ब से बचाया है और रेस्क्यू किया इस हुकूमत को, एनआरओ दिया इस हुकूमत को, एनआरओ दिलवाया इस हुकूमत को, अपने आप को सामने लाकर उस हुकूमत से इतना तो मनवा लेते कि इंतजार सरपंचौता को रिहा कर दिया जाए, उनसे इतना तो मनवा लेते कि इमरान खान से उसकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए। और मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि जो एहतजाज मौखर हुआ है उसकी वजूहत क्या है। वो आप अगर सुन लिया होगा आपको, तो आपको पता चल गया होगा कि इस लम्हे तक अली मीर गंडापुर साहब का क्या किरदार है। अब आते हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब का। पहले बताता हूँ 4-5 पॉइंट और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के। इससे आपको अंदाजा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। गफूर हैदरी साहब ने पहले तो, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब के वाले से कॉन्फ्रेंस थी मीरपुर खास में सिंध में, वो कहते हैं कि मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बचाने के लिए ढाका का सफर किया। जब भुट्टो ने कहा कि जो भी ढाका गया उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो मुफ्ती महमूद ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखा और ढाका का सफर किया। वो कहते हैं मैं इलेक्शन से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। मैं कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब से अपील करूंगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएं, हम मज़ाहमत की तरफ जाएं, इन जालमों से कौम को आज़ादी दिलाएं। ये 2-4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं। फिर गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि आज जो हुकूमत है वो एक शो पीस का किरदार अदा कर रही है, इससे आगे इनके पास इख्तियारात नहीं है। आज आपके हाथ से बलूचिस्तान जा रहा है, बलूचिस्तान के हर घर में आग लगी हुई है, अमन नाम की कोई चीज़ बलूचिस्तान में नहीं रही। जिम्मेदार लोग सिर्फ मीडिया पर आके बातें करते हैं। केपीके आपके हाथ से जा रहा है। आज केपीके और बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। दोनों सूबों पर मज़ामती तहरीकों का कंट्रोल है। इन हालात में पाकिस्तान कैसे चलेगा? बलूचिस्तान और केपीके के लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? जुल्म और जबर की लंबी दास्तान है। बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, कहते हैं अगर पीटीएम वाले ये कहते हैं कि हमने सोचना है कि हमने पाकिस्तान के साथ चलना है या नहीं चलना, तो मैं 75 सालों से मुल्क पर मुसल्लत कुव्वतों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान को चाहने वाले, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग, ये सब यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं दावे से कहता हूँ कि बलूचिस्तान में बलोच एरियाज में FC दफातर के अलावा कहीं पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखा दें। रियासत तबाही की तरफ जा रही है और तबाह करने वाली मुक्तदर कुव्वतें हैं, वही इस तबाही के जिम्मेदार हैं। उसके बाद आ जाएं, ये इन्होंने किस तरह से चार्ज शीट किया है सिंध हुकूमत को डूब मरने का। उन्होंने जो है वो इन्होंने पीपल्स पार्टी को डूब मरने का मशवरा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, और ज़बरदस्त उन्होंने चार्ज शीट रखी है बिलावल सरकार के ऊपर, जरदारी सरकार के ऊपर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। घोटकी, कंदकोट, राजनपुर, ये कच्चे के इलाके, ये चंद डाकू इनसे काबू नहीं हो रहे, रोजाना लोगों को अगवा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के कबाइल लश्कर लेकर कच्चे के इलाके में जाते हैं। यह हुकूमत सिंध के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है कि चंद डाकुओं को ये काबू नहीं कर सकते। डाकुओं तक जो रसाई होती है तो वो सारा कुछ बताते हैं कि ये भारी असला उनके पास कहाँ से आया। डाकू बताते हैं कि वो जो भत्ता लेते हैं उसमें से सिंध हुकूमत का हिस्सा है। सिंध हुकूमत डूब कर मर जाए, डूब मरना चाहिए सिंध हुकूमत को। ये अमन व अमान का हाल है। कल यहाँ भी लोग उठेंगे। 18वीं तरमीम हुई, कहाँ है उस पर अमल दरामद? कहाँ अमल दरामद हुआ 18वीं तरमीम पर? सिंध के जजीरे कैसे हड़प किए गए? आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? इस्लाम तुमने ना आने दिया, जमहूरियत को तुमने अपने दिया, साफ इलेक्शन तुम नहीं होने देते। अब फिर कौन सा रास्ता बचा हुआ है? आज पाकिस्तान दीनी कुव्वतों की वजह से बचा हुआ है, इन नाअहल, नालायक, जालमों और जाबरों की वजह से नहीं। अगर हमने हाथ खींच लिया तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। उसके बाद वो कहते हैं कि अंग्रेजों के बाद अब अंग्रेजों के गुलामों से भी आज़ादी हासिल करना होगी। हमें मायूस नहीं होना, लेकिन अज़म करना होगा कि शायद इलेक्शन के जरिए हमारे मसाइल हल ना हो। हमें मज़ामती तहरीक चलाकर अंग्रेज के इन गुलामों को शिकस्त फाश देने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेक्रेटरी जनरल है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। वो ये स्पीच कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए जो कच्चे के डाकुओं का मसला है, आपने को देखा कि रियासत की कोई संजीदगी हो? हमें बताया जाता है पाकिस्तान में कोई लोगो एरिया नहीं है। भाई कच्चे के इलाके में जाके तो देखें कितने लोग जानों से चले गए। हमारे 12 पुलिस के जवानों को उन्होंने शहीद किया जनूबी पंजाब के। रोजाना लोग अगवा हो रहे हैं, रोजाना भत्ते दे रहे हैं। सिंध में कई ऐसे इलाके हैं, हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि नो गो एरियाज हैं, मगरिब के बाद आप नहीं निकल सकते, अंधेरा होने के बाद आप नहीं निकल सकते। और इनकी मीटिंग्स देखें, इनकी मीटिंग्स हो रही है काजी की एक्सटेंशन के लिए। ये है इनकी तरजीहात। सिंध इनकी तरजीह नहीं है, बलूचिस्तान इनकी तरजीह नहीं है, केपीके का अमन इनकी तरजीह नहीं है। इनकी इस वक्त तरजीह है तो वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है और पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी जात, मफाद, इक़्तिदार, करप्शन और लूट मार के लिए। अब आ जाए मौलाना फजल रहमान साहब ने मीरपुर जलसे से खिताब में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अवाम आएँ और इन हुक्मरानों को गिरबान से पकड़ें, इनसे मजीद कुछ मत पूछें। अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इनको गिरबानों से पकड़कर घसीट कर ईमानों से बाहर निकालना है और बताना है कि आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मुफ्ती महमूद की रूह को पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जमात ने धांधली ज़दा इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। असम्बली में एक आईनी तरमीम लाई गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि असम्बली में एक आईनी तरमीम लाई गई। मैंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की, तरमीम के लिए कुछ असूल भी दिए। अगले दिन सब मेरे घर आ गए कि आप आईनी तरमीम के लिए वोट दें। मैंने कहा किस चीज़ को वोट दूं? आईनी तरमीम का मुसद्दा किसी के पास नहीं था। यह है इनकी औकात और हैसियत कि इनके पास मुसद्दा ही नहीं था। मौलाना कहते हैं कि ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मुसद्दा ही नहीं था वो वोट मांगते फिर रहे थे। आखिर हमने दबाव डाला तो आधी रात को काली थैली में काला मुसद्दा हमारे पास पहुंच गया। जब हमने उस मुसद्दे को लिफाफे से निकालकर उसका मुताला किया तो वो आइन को तबाह कर रहा था, बुनियादी इंसानी हकूक़ का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़, पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ की नफ़ी हो रही थी। उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें आवाम की तबाही थी। अगले रोज़ हमने बड़ी सराहत के साथ
کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ پر مسرت کرتے ہیں, ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے, اس کو پاس کر کے دکھاؤ. الحمدللہ وہ اس مسودے کو پاس نہیں کر سکے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس مسودے میں پاکستان کی تباہی بربادی تھی, اداروں کی تباہی بربادی تھی, فوج کی, انصاف کی, عدالتوں کی تباہی اور بربادی تھی, اور یہ وہ کارنامہ ہے جو شریف خاندان اور زرداری خاندان اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے کرنے جا رہے تھے. یہ میں نہیں بتا رہا, مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں کہ کالی تھیلی میں کیا تھا اور اس رات کیا ہوا تھا, کہ ان کے پاس مسودہ تھا ہی نہیں. اور مولانا نے ان کو جب دباؤ ڈالا, اور پھر حسنات ملک صاحب نے کئی بار اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے بھی مولانا کو کہا کہ آپ مسودہ مانگیں تاکہ آپ کے بہانے ہمیں بھی مسودہ مل جائے گا. مسودہ ان کے پاس بھی نہیں تھا. اور پھر آپ کو یاد ہے وہ اعظم نذیر تارڑ نے بیان دیا تھا کہ میرے پاس مسودہ آ گیا. یعنی جب آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جانا تھا, اسے چند منٹ پہلے اعظم نذیر تارڑ کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس مسودہ پہنچ گیا. یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے, یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی. پھر کہتے ہیں کہ ہم پر دھاندلی کا الزام مت لگائیں, ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی. میں نے کہا کہ میں سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا, آج پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے. یہ سارے تماشے ہمیشہ سے میرے سامنے ہوتے رہے ہیں, آپ کے بغیر کوئی دوسرا دھاندلی کر ہی نہیں سکتا. اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے. آج اس طرح کی کٹپتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کی ترمیم حاصل کرنا چاہتے ہو, تم میرا آئین بگاڑتے ہو, قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو. ہم پاکستان کی وحدت کی سلامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے. آج کے جلسے میں انہوں نے کارکنان کو کہا کہ آج کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی, سڑکوں پر نکل کے تمہیں ایوان سے گھسیٹ کر باہر لائے گی. یہ انہوں نے اب دھمکی لگا دی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم تم نے کی اس طرح سے تو عوام سڑکوں پہ نکل کے تمہیں گھسیٹ کر اور ایوان سے باہر نکالے گی. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوستو, جس طرح سے ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے سپریم کورٹ سے دوبارہ فیصلہ لیا, اسی طرح سے آئینی ترمیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اب ہمارے مسودے پر قانون سازی ہوگی, اپنے مسودے کے علاوہ ہم آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے. اور مولانا صاحب کہتے ہیں, یہاں پہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ڈرا کر اور قاضی فائز کے گرد گھیرا تنگ کر کے انہوں نے فیصلہ لیا, اور اچھا فیصلہ لیا ہے. مبارک ثانی کا غلط فیصلہ نہیں لیا. قاضی کو مبارک ثانی کے دونوں فیصلے اپنے واپس لینے پڑے, اور یہ بات مولانا صاحب کی ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ علماء نہ جاتے, سختی نہ کرتے, بیانات نہ دیتے, دھمکیاں نہ لگاتے, تو قاضی نے کبھی یہ فیصلہ واپس نہیں لینا تھا, جو کہ غلط فیصلہ تھا. اور قاضی نے اس میں جو دونوں فیصلے اپنے واپس لیے ہیں, یہ اس نے مس کنڈکٹ کیا کہ اس نے پہلے غلط فیصلے دیے اور غلط قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں فیصلے واپس لیے, لیکن کہاں پہ ٹانگ گئی تھی, اور وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس دن کیا ہوا تھا کمرہ عدالت میں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس متفقہ آئین پر دستخط کیے. یہ آئین ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی امانت ہے. اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو ہم پھر میدان میں رہیں گے. آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی ہے کہ پاکستان میں امریت نہیں ہوگی. اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گے. ہم آج بھی اسی بات پر, اسی اصول پر قائم ہیں. اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے, بکسے تبدیل کرتا ہے, لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں تو نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے, تو ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے. ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے. اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے, تو پھر ہم باہر لڑنے کے لیے تیار بیٹھیں. اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میدان میں لڑو گے یا نہیں, تو آیا نعرے کا جواب آیا کہ ایوان نہیں میدان, یہ نعرے لگائے گئے. اس کے بعد یعنی اس میں مولانا صاحب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی, پی ٹی آئی ہی جیتے تھی. یہ گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, جو ہے وہ جلسے میں بھرے مجمع میں گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور مسلط ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو کر دیا گیا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں ایک پارلیمانی طرز حکومت دیا گیا کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک وزیر اعظم ہوگا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مجھے بہت شرم آئی اس وقت جب مجھ سے ایک فورم پر پوچھا گیا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اس کے باوجود مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے. کچھ تعجب ہوا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں, تو کہا جاتا تھا کہ آپ پنجاب کے حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں. آج وفاق میں بھی آپ حکومت کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے. ایک اقلیت ملک پر حکومت کر رہی ہے. کس کے سہارے؟ پیپلز پارٹی کے سہارے. انہوں نے ووٹ تو دیا لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے. ہم پارلیمانی نظام جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک ہیں. یہ مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے, اور مولانا صاحب نے 2 ٹوک اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر مولانا کے مسودے کے علاوہ انہوں نے ترمیم کی تو دمادم مست کلندر ہوگا. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اس وقت تک تو مولانا کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا ان کے مسودے پر نہیں جا رہے, اور جو مسودہ مولانا صاحب کا ہے اس سے ان کی بات نہیں بنے گی. تو اصل گیم سینٹ میں ہے, جہاں پہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی, جہاں پہ 2 کی میرے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ 2 لوگ تحریک انصاف کے سینیٹرز سرنڈر کر چکے ہیں, 2 اور چاہیے. اور ان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کو سیکیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. اور جس شخص کو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سینیٹر کو سیکیور کرنا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, بددیانتی کر رہا ہے, عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے, خنجر گھونپ رہا ہے, یہ کہہ کر کہ سب اوکے ہے, سب اوکے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور وہ ٹوٹ رہے ہیں, اور پارٹی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. مولانا صاحب اگر اس طرح سے ڈٹے رہے, کھڑے رہے, تو پھر اگر نمبر کی حکومت کے پاس ہوا بھی تو مشکل ہو جائے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے امام صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.